नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा जो कक्षा 8 का जो विषय है सामाजिक विज्ञान, उसका जो दूसरी पुस्तक है भूगोल, उसका जो दूसरा पार्ट है संसाधन। पहला संसाधन हो गया, दूसरा है संसाधन का पार्ट सेकंड। अब इस पार्ट में हम जानेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो भूमि है उस भूमि को हम पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है और ये भूमि होती है वो उनका हमें संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, या भूमि के लिए आज वर्तमान में किस प्रकार की जो दुरुपयोग है उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा भूमि संसाधन। ठीक है, तो भूमि संसाधन, भूमि का मतलब क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कच्चा डायग्राम बना रहा हूँ और इस प्रकार से मैं इस वाले भाग को दर्शाता हूँ कि ये सामान्य भाषा में इसको मैं मान तो जमीन का ये भाग है, स्थल का ये भाग है, और ये वाला जो भाग है वो है जल है, और जल वाला भाग और ये वाला है वो जमीन वाला भाग है, समझने के लिए आपको। तो ये जो जमीन का भाग है, सामान्य हम इस भाग को क्या बोलते हैं, स्थल भाग बोलते हैं। और ये स्थल भाग अगर पृथ्वी के अंदर देखा जाए ना तो ये 7 प्रकार से, इन 7 नामों से जाने जाते हैं, जिनको हम सामान्य महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया, यानी ये 7 महाद्वीप है और जो स्थल भाग में जाना जाता है। और हम अगर जल की बात करते हैं तो जल आगे जाकर क्या बनते हैं, महासागर के रूप में जाने जाते हैं। तो महासागर भी 4 प्रकार के, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। तो कहने का मतलब है भूमि संसाधन में ये जमीन वाला जो भाग है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि स्थल का जो भाग लगभग 30% जो भाग है वो 30% भाग क्या है, भूमि का भाग है। समझ गए? यानी इस पूरे संसार में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के पूर्ण क्षेत्रफल का जो 30% भाग है वो 30%, उस 30% भाग पर क्या है, भूमि संसाधन। तो बाद की जो ये आप इतना जो क्षेत्र देख रहे हैं वो क्षेत्र पूरा का पूरा लगभग 30% भाग है और उस पर स्थल भाग है, और 70% भाग पर क्या है, जल है। तो आज हम बात करेंगे कि इस 30% भाग पर जो भूमि है उस भूमि के बारे में समझेंगे। तो पहला हमारा यही होता है कि आप ध्यान से समझना कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है, भूमि भी एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ठीक है, और भूमि या जो भूमि का जो लगभग क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी कुल क्षेत्रफल को अगर हम निकालें तो लगभग उसका 30% भाग क्या है, 30% भाग पर भूमि है। ठीक है, और वो भी क्या है, भूमि। अब जानेंगे कि भूमि भी अपने ना जनसंख्या के हिसाब से क्या है, उसका वितरण पाया जाता है। कि अगर भूमि की बात करें तो सघन, जहाँ पर घनी बस्तियाँ होती है, बहुत सारी जनसंख्या रहती है, उसका भी अलग होता है। और दूसरा होता है विरल जनसंख्या। तो विरल जनसंख्या का मतलब है निर्जन जनसंख्या, जहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भूमि में जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण, यानी भूमि और भूमि के साथ जलवायु, भूमि व जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण, मतलब भूमि में जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व में भूमि पर जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, असमान। जनसंख्या वितरण असमान है। तो जनसंख्या वितरण असमान है, कैसे है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा आपके सामने एक और डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि विश्व है, पृथ्वी, यहाँ पर लोग रहते हैं। तो कुछ जो स्थान है वो एकदम सघन यानी घने हैं, वहां पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं। तो कुछ एकदम विरल है।
कुछ भूमि पर जनसंख्या का जो घनत्व है, जनसंख्या का जो वितरण है वो सघन है। जैसे मान लीजिए हम कलकत्ता बम्बई की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी एक ही फ्लैट की अगर बात करें तो उस फ्लैट के अंदर भी बहुत सारे लोग निवास करते हैं। क्या कारण क्या है? क्योंकि वहां पर एक तो जलवायु अनुकूल है और जो भूमि है वो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उस जनसंख्या के लिए अनेक प्रकार का विकास पैदा करता है। और दूसरा अगर मान लीजिए बात करते हैं विरल क्षेत्र की, तो अपना रेगिस्तानी क्षेत्र है मान लीजिए, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में लोग कम ही रहेंगे क्योंकि संसाधन वहां पर पूर्ण मात्रा में मिलते नहीं है और विकास की संभावनाएं बहुत कम रहती है, इसीलिए वो क्षेत्र क्या है, विरल। अभी सघन के अंदर बात करते हैं तो जैसे पश्चिम बंगाल है, बम्बई है, गुजरात है, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। तो कारण क्या होता है उसका, ये भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण जनसंख्या के वितरण इस प्रकार से संतुलन रहता है। ठीक है, मान लीजिए एक पर्वत है इस प्रकार से, तो पर्वत या पहाड़ होता है, उसमें मान लीजिए कोई, अगर आप क्या मानेंगे यहाँ पर घनी बस्तियां होगी या सुनसान विरल होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, पहाड़ पर मान लीजिए कोई प्रकार का विकास होता नहीं है, गाड़ियां वहां पर आ जा नहीं सकती है, एकदम वहां पर ढलाईनुमा होती है, बरसात के दौरान वहां पर भूस्खलन की समस्या रहती है, इसीलिए ये भी क्षेत्र क्या होता है, विरल होता है। वही दूसरी ओर मान लीजिए इस प्रकार का कोई मैदानी भाग है जहाँ पर नदियां अनेक प्रकार की जो मिलाती है, तो जो मैदानी भाग है, जो जलोढ़ युक्त मिट्टी वाला भाग है, वहां पर जनसंख्या का क्या रहेगा, वितरण समान रहेगा, असमान रहेगा, यानी सर्वाधिक मात्रा में रहेगा। तो ये हम जानेंगे कि भूमि संसाधन में जो भूमि होती है वो भूमि और जलवायु के विभिन्न लक्षणों के कारण वहां पर जो जनसंख्या का वितरण होता है वह असमान होता है, इसके बारे में हमने जाना है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा अंतर के रूप में जानेंगे कि जो भूमि होती है वो दो भागों में हमने जाना, एक तो उसका जो भाग है वो है सघन बस्ती क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा जो इसका पार्ट रहेगा वो रहेगा निर्जन। निर्जन का मतलब जहां पर कोई निवास नहीं करता है, व्यक्ति नहीं रहता है, और सघन यानी घनी बस्तियां होती है। जैसे अगर बंबई की बात करते हैं तो वहां पर आप अगर छोटा सा फ्लैट देखेंगे तो उसमें 100 परिवार रहते हैं, और वहीं निर्जन का मतलब है आप रेगिस्तान के क्षेत्र में जाएंगे या अरुणाचल का जो बर्फीला क्षेत्र है, सियाचिन की पहाड़ी है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर रहते तो है लेकिन इस प्रकार से नहीं रहते हैं जिस प्रकार से यहाँ सघन बस्ती क्षेत्र में निवास करते हैं। तो सघन बस्ती क्षेत्र में ज्यादातर जो जनसंख्या है वो लगभग मैदानी भाग होने के कारण वहां पर उसका बसा होता है। और मैदानी भाग की अगर बात करते हैं तो जैसे अपना जो पंजाब है या यूपी है, बिहार है, ये जो क्षेत्र है वो मैदानों से इनका जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अगर निर्जन की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या नहीं रहती है, और यहाँ पर जो धरातल होता है वो भी क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है या पथरीला होता है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में रेतीली मिट्टी होती है। तो इसके कारण यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप भी कोई बड़ी फैक्ट्री डालेंगे और आप सोचेंगे कि मैं अगर निर्जन क्षेत्र में डालूंगा तो वहां पर भी आपकी विकास की संभावना कम रहेंगी। आप यही चाहेंगे कि जहां पर मैं मान लीजिए कोई शानदार कार्य करूं तो वहां से लोग भी जुड़े, मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन की सुविधा भी मिले, इसके अलावा वहां पर मैं किसी व्यक्ति को रखूं तो वो भी मुझे मिले, अनेक प्रकार से आसपास में मान लीजिए कोई नदी है या कोई नहर है उसका पानी भी मुझे मिले, इसके अलावा बिजली है तो वो भी मुझे मिले। यानी ये सारी चीजें अगर होंगी तो निश्चित रूप से वो जो क्षेत्र है वो घने रूप में बसेंगे, और ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो इसका उल्टा होगा, तो वो क्षेत्र क्या रहेगा, निर्जन रहेगा। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे इसका जो अगला पार्ट है वो है कि भूमि उपयोग, यानी भूमि उपयोग क्या है उसके बारे में जानेंगे। भूमि उपयोग यानी भूमि का जो उपयोग वर्तमान में हम लेते हैं उसके बारे में समझेंगे कि भूमि उपयोग क्या है। तो भूमि उपयोग का मतलब है भूमि का उपयोग, क्या, भूमि का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में, अब आप समझ सकते हैं कि हम जो भूमि है, जो जमीन है, जो स्थल का जो भाग है उसको हम विभिन्न, भूमि का उपयोग हम विभिन्न प्रकार से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपका घर का खेत है, आप उस खेत के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में अब हम समझेंगे, विभिन्न उनका क्या है उपयोग। तो जैसे भूमि का उपयोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में भारत की बात करें तो भारत खुद ही क्या है,
एक कृषि क्षेत्र, कृषि देश, यानी सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या क्या करती है, खेती करती है, कृषि करती है। तो सबसे पहले हमने क्या उपयोग लिया इसका, कृषि में इसका उपयोग लिया। आज के किसान लोग हैं जो उस भूमि पर क्या करते हैं, अनेक प्रकार की फसल उपजाते हैं और उपजाने के बाद में ये जो एक तंत्र है वो चलता है कृषि के रूप में। और उसके बाद में दूसरा है वानिकी, यानी सर्वाधिक मात्रा में वनों का क्या करना, विस्तार करना, ताकि वहां पर सर्वाधिक मात्रा में हमें लकड़ियां मिल सके, उसके द्वारा हमें फर्नीचर की जो फर्नीचर उद्योग है वो विकसित हो सके। इनके अलावा हमें अनेक प्रकार की लकड़ियां मिल सके, जो लकड़ी से भी अनेक प्रकार से व्यापार चलते हैं, कार्य चलते हैं। तो दूसरा उपयोग हम उसको वनों की सहायता से भी ले सकते हैं। तीसरा अगर भूमि की बात करें तो एक सर्वाधिक मात्रा में वो खनन, यानी आज भी भूमि है, उस भूमि के नीचे अनेक प्रकार से खनिज दबे पड़े हैं, तो उनका उपयोग भी हम भूमि के उपयोग के लिए ले सकते हैं। और उसके साथ में मान लीजिए कहीं कोयला है, कहीं पेट्रोल है, तो वो भी हमें खनिज के रूप में मिलते हैं। तो ये भूमि का दूसरा उपयोग है जो खनिज के रूप में भी हमें मिलता है। अगला है निवास, यानी निवास का मतलब है आज भूमि का उपयोग हम रहने के लिए करते हैं। आज देखते हैं तो जो ग्रामीण भूमि होती है, जो कृषि योग्य भूमि होती है, वहाँ पर भी आज आवासीय कॉलोनियाँ कट चुकी है। तो वहाँ पर दूसरा जो इसका उपयोग है वो निवास योग्य, यानी लोगों का जो एक प्रकार से रहना है वो भी इस भूमि के उपयोग के रूप में हम जानते हैं। अगला है भूमि का उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी करते हैं, यानी सड़क के रूप में करते हैं। आज हमारा देश है जो सर्वाधिक मात्रा में सड़कों का विस्तार कर रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी प्रकार उसको दिक्कत ना हो। तो ये भूमि का भी क्या है, एक उपयोग है, क्योंकि भूमि पर ही शानदार सड़कें बनती हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में उद्योग, आज आप देखो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना आज पूरे भारत में हो चुकी है। तो उसके लिए भी क्या होता है, भूमि का उपयोग ही करते हैं। यानी एक निश्चित धरातल है और वहां पर मान लीजिए हमने उस भूमि का उपयोग करके उद्योग की स्थापना की है, उस उद्योग का अगर विस्तार हुआ है तो उस भूमि का भी हमने क्या कर लिया, उपयोग। यानी ये सभी कार्य करने के कारण ही भूमि का क्या कहलाता है, उपयोग कहलाता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए कि भूमि का उपयोग किससे कहते हैं। तो ये जो भूमि का जो उपयोग है, भूमि उपयोग, ये भूमि का उपयोग भी दो कारकों पर निर्भर रहता है। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि भूमि उपयोग जो होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो भूमि उपयोग दो कारकों पर, दो फैक्ट पर हमेशा डिफेंस या निर्भर करता है। तो भूमि उपयोग दो कारक कौन से हैं? तो एक कारक जो भूमि का उपयोग है वो है जो पहला वाला कारक है वो है भौतिक कारक, और दूसरा है मानवीय कारक। तो भूमि उपयोग मैं भूमि का उपयोग करूंगा, लेकिन भूमि का उपयोग करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? पहला रहेगा उसमें भौतिक कारक, तो भौतिक कारक, और दूसरा रहेगा मानवीय कारक। दूसरा क्या रहेगा? मानवीय कारक। तो हम अब समझेंगे कि भौतिक कारक और मानवीय कारक के द्वारा हम भूमि का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान से समझना। जैसे पहला है यहाँ पर भौतिक कारक। भौतिक कारक का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप भूमि के अंदर क्या करना चाहेंगे, कृषि करना चाहेंगे। तो कृषि करने के लिए क्या आप सबसे पहले उस मिट्टी को जांचेंगे नहीं क्या? मान लीजिए आपको कृषि करना है और किसी उबड़ खाबड़ स्थान पर आप कृषि कर रहे हैं या किसी रेगिस्तानी क्षेत्र पर कृषि कर रहे हैं, आप बहुत ही वहां पर पैसे लगा रहे हैं लेकिन फिर भी फसल नहीं होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, उसको उपयोग लेने के लिए आप भौतिक कारक पर निर्भर करेंगे। आप कृषि के लिए उस मिट्टी को जांच करेंगे, उसमें देखेंगे कि वहां पर जो फास्फोरस है, जो आयरन है, जो अनेक प्रकार से जो ह्यूमस की मात्रा है, ये सर्वाधिक रूप से उपजाऊ है या नहीं है। तभी आप वहां पर क्या करेंगे, कृषि करेंगे। अगर मान लीजिए आप वहां पर कृषि करेंगे तो ये भी जांच करेंगे कि उस क्षेत्र पर जो जलवायु है वो कैसी है, वहां पर जो जलवायु है, जो बरसात का जो जल है वो भी है या नहीं है। ये सारा जो काम है वो भौतिक कारकों पर निर्भर रहता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कृषि करेंगे तो जल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी जल की उपलब्धता कितनी है। मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, उसके आसपास में जो जमीन है वो नमी है या नहीं है, वो सूखी तो नहीं है, कहीं बंजर तो नहीं है। इन सभी बातों के बारे में भी आप जानकारी लेंगे। इसके साथ ही आप वहां पर देखेंगे कि जो ये जिस जमीन पर आप खेती करेंगे वहां पर खनिज है या नहीं है। खनिज की मात्रा नहीं होने के कारण कई बार हम खेती करते हैं लेकिन फिर भी हमारे किसी प्रकार का कोई काम नहीं बनता है। तो ये सभी जो कारक है वो भौतिक कारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया भौतिक कारक क्या होता है। अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारक का मतलब है, जैसे मानवीय कारक में हम भूमि का उपयोग करने के लिए सबसे जो बड़ा कारक है वो है जनसंख्या। मान लीजिए आप भूमि का उपयोग करना चाहते हैं और जनसंख्या उसमें क्या है, एक बहुत बड़ा कारक है।
कैसे कार्य की जनसंख्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई जैसे भूमि का उपयोग करने के लिए किसी उद्योग की स्थापना की है, उद्योग आपने खोला है, उद्योग आप लगाना चाहते हैं, तो उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर देखेंगे कि जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या से अलग क्षेत्र, कोई निर्जन क्षेत्र हो, वहां पर आप उद्योग की स्थापना करेंगे। ये किस लिए करेंगे, मान लीजिए बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए या वहां पर किसी प्रकार की कोई जहरीली गैसों का रिसा हो जाए, तो जहरीली गैसों से बचने के लिए और जनसंख्या से थोड़ी दूरी करने के लिए भी कारक होता है, जहां पर हमारा भूमि का उपयोग कर सकते हैं। यानी हम फैक्ट्री जहां डालेंगे तो वहां पर इस प्रकार की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार का एक कार्य करेंगे, उस भूमि का उपयोग लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हमें किसी प्रकार का कोई संकट ना होना पड़े। तो ये हमने जाना कि भूमि का उपयोग किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी शानदार तरीके से इस चीज को समझ रहे होंगे। अगला हम बात करेंगे, जो भूमि है वो भूमि स्वामित्व के आधार पर भूमि को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो ये अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को हम क्या है, दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों का मतलब है, जो इसका पहला रूप है वो है निजी भूमि, और इसका जो दूसरा वो है सामुदायिक भूमि। ये क्या है, इसको हम ध्यानपूर्वक थोड़ा समझेंगे, ध्यान से देख लेंगे तो आप इसको भी समझेंगे। निजी भूमि का मतलब है, जैसे कोई किसान है, उसका खुद का क्या है, खेत है, तो वो खुद का खेत है, उसकी निजी भूमि होगी। यानी ऐसी भूमि जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम निजी भूमि के रूप में जानते हैं। यानी ऐसी भूमि जहां पर व्यक्ति के स्वामित्व का स्वयं का एक अधिकार, उसे हम क्या बोलते हैं, निजी भूमि के रूप में जानते हैं। ऐसी भूमि जहां पर एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं, निजी भूमि। जैसे आपके स्वयं का जो घर है वो निजी, आपका खुद का घर है ना, या ऐसा है कि कोई भी राह चलता है आप घर पर आ जाएगा, वो हाँ मेहमान है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आपकी निजी भूमि है। तो उस निजी भूमि पर आपके अधिकार है, आपके कर्तव्य, आपके नियम वो चलते हैं। और दूसरी भूमि होती है वो है सामुदायिक भूमि। यानी सामुदायिक नाम से पता चलता है कि ऐसी भूमि जिस पर एक समुदाय विशेष का क्या हो, अधिकार। यानी ऐसी भूमि जिस पर एक समुदाय विशेष का अधिकार हो, और ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक भूमि के रूप में जानते हैं। तो मैं आपको एक सामान्य एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि सामुदायिक भूमि क्या होती है। जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो किसान थे। एक बार गलती से राम का जो बैल था, राम के जो पशु थे, वो श्याम के खेत में चले गए, और श्याम की खेत की जो फसल थी उसको पूरा क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसकी फसल को पूरा खा गया, पूरे खेत को जितनी भी फसल लहरा रही थी उसको पूरा तहस नहस कर दिया, और श्याम सो रहा था। और कुछ दिन बाद में जैसे ही श्याम को पता चला कि मेरे राम के जो बैल थे उन्होंने कृषि को तहस नहस तो कर दिया है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को क्या है, दरकिनार कर दिया। उसने कहा ठीक है, भूल हो गई। अगले दिन श्याम के पशु भी राम के खेत में आए और उसकी भी फसल को तहस नहस कर दिया। इस प्रकार से श्याम को लगा कि राम ने शायद मेरे से बदला लिया होगा, और आपस में लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते उनका जो मामला है वो चला गया ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में जाने के बाद पंचों ने कहा कि ये मामले तो हमेशा ही हर दिन आते हैं। तो पंचों ने एक विशेष सभी से राय ली, और फिर उन्होंने कहा कि हम एक क्या करते हैं, गांव के अंदर एक कॉमन भूमि लेते हैं। कॉमन भूमि यानी ऐसी भूमि लेते हैं जहां पर सबका अधिकार हो, और उस भूमि पर हम क्या करते हैं, कुछ जो सभी लोग हैं वो बीज डालेंगे, जिसके द्वारा क्या है, वहां पर घास उगेगी। यानी सर्वाधिक मात्रा वहां पर क्या है, चारा उगेगा। तो चारा उगने के बाद में उस भूमि का उपयोग सभी जो समुदाय है वो कर सकते हैं, यानी अपने पशुओं को चराने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चारागाह बना दिया, जहां पर कोई सा भी पशु किसी का भी हो वो चल सकते हैं। तो ये चारागाह है जो एग्जाम्पल वो किसका है, एक सामुदायिक भूमि का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से मान लीजिए कोई होटल है, कोई धर्मशाला है, या कोई सामुदायिक भवन है, वो भी एक विशेष समुदाय के लिए होता है, वहां पर भी हम कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे, हमने भूमि
का स्वामित्व के आधार पर जाना ना, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। अब हम जानेंगे भूमि संसाधन का संकट क्या है और भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करना है। ये भी हमारे दो प्रश्न बन सकते हैं कि भूमि संसाधन के संकट वर्तमान में कौन कौन से हैं और भूमि संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला है भूमि संसाधन का संकट कैसे होता है, यानी वर्तमान में कृषि का निर्माण। कृषि का निर्माण का मतलब है आज किसान है वो कृषि के लिए एक अलग अलग प्रकार से उसमें अनेक प्रकार के जो उपयोग है, वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करता हुआ आजकल वर्तमान में कृषि करता है, जिसके कारण इस प्रकार की गतिविधियों के प्रसार के कारण कई बार भूमि में संकट हो जाता है। सॉरी, तो संकट कैसे होता है? देखो, सबसे पहले जो इसका कारण है संकट का वो है निम्नीकरण। निम्नीकरण क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कृषि योग्य भूमि है और जहां पर सर्वाधिक मात्रा में पेड़ उगे हुए, तो हमने क्या कर दिया, उस पेड़ को काट डाला है। पेड़ को काट कर वहां की जो जमीन है उसको हमने क्या कर दिए, साफ कर दिए, और साफ करने के बाद में वहां पर अत्यधिक मात्रा में फसल उगाने के लिए वहां पर हमने रासायनिक कीटनाशकों का हमने सर्वाधिक मात्रा में वहां पर उपयोग किया है, जिसके चलते जो भूमि है, जो भूमि अपने स्वयं की क्या है, अपनी खुद की जो क्षमता है उसमें कमी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, भूमि का निम्नीकरण बोलते हैं। समझ गए आप भूमि का निम्नीकरण क्या होता है? यानी भूमि का निम्नीकरण का मतलब है पेड़ों को काट कर जमीन को साफ कर देना, या जमीन को साफ करने के लिए भी कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए वहां पर साफ कर देते हैं और वहां पर बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बड़े बड़ी कॉलोनियां काट लेते हैं, जिसके चलते वर्तमान में कृषि भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद में अगला है वो है भूस्खलन। ये क्या होता है, तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ पर क्या होते हैं, पत्थर ही पत्थर होते हैं, तो वहां पर क्या नहीं होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं, ठीक है। पेड़ नहीं होने के कारण कई बार क्या होता है, जो एक बहुत बड़ा सा इसका जो भाग है, इसका पहाड़ का भाग है, वो खिसक कर क्या होता है, गिर जाता है। इस बड़े भूभाग का खिसक कर गिरना ही क्या बोलते हैं, भूमि का संकलन होना, यानी भूस्खलन की जो प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला है मृदा अपरदन। यानी मृदा अपरदन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इस प्रकार से ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल समझ में बता रहा हूं, और यहां से मान लीजिए हवा के साथ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाना क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए, और दूसरा कारण यह है, जैसे कोई यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर मिट्टी एकदम उपजाऊ मिट्टी है, और मान लीजिए इस प्रकार से वो ढलान बनी हुई है, तो यानी जैसे मान लीजिए यहाँ बरसात आएगी, तो बरसात में जो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहकर इस क्षेत्र में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो सामान्य इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का चला जाना। मुझे लगता है इसको भी आप समझ गए होंगे। अगला है मरुस्थलीकरण। यानी मरुस्थलीकरण का मतलब है, ये मान लीजिए इस प्रकार से एक क्षेत्र है और ये मरुस्थल क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर राजस्थान की बात कर ले, तो मरुस्थल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी जो पेड़ थे उन पेड़ों को क्या कर दिया, काट दिया, और काटने के बाद हम तो ये सोचते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई पेड़ है, जो पेड़ है वो ऊपर से तो हमें पेड़ दिखता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना कि पेड़ के नीचे भी इस प्रकार का एक पेड़ होता है, यानी जड़ें होती है, जो उस मिट्टी को क्या है, अपने पास बांधे रखती है। मान लीजिए यहाँ से कोई बरसात भी आएगा ना, तो बरसात का पानी भी इस मिट्टी के कारण उस पेड़ को क्या है, वहां पर बांधे रखेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है, इस प्रकार से हमने पेड़ों को काट दिया, तो पेड़ों को काट दिया है तो जो नीचे की जो मिट्टी है उसमें भी कटाव आएगा, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्र मरुस्थल बन जाएगा। वहां पे जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाएगी। यहाँ पर पेड़ों या वन या वृक्ष नहीं होने के चलते ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, मरुस्थल के रूप में बदल जाएगा। तो हमने जाना भूमि संसाधन का संकट, सबसे पहले निम्नीकरण को जाना, उसके बाद भूस्खलन की प्रक्रिया से समझा, फिर हमने मृदा अपरदन को समझा, और फिर हमने समझा कि वर्तमान में भूमि है जो मरुस्थलीकरण का रूप क्यों ले रही है। अगला है भूमि संसाधन का जो संरक्षण है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है वो यही है कि हमें वनारोपण करना चाहिए। वनारोपण का मतलब है कि हमें उस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में क्या करना चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो अपना आप ही भूमि संसाधनों का क्या होगा, संरक्षण होगा। पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ अपने नीचे जड़ों में उस भूमि को, उस मिट्टी को बांधे रखेंगे, ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना चाहिए, हमें अतिचारण पर रोक लगानी चाहिए। क्या होता है कि कई बार एक खेत के अंदर इस प्रकार से मान लीजिए घास उगी होती है, ठीक है, ये घास इस प्रकार से उगी होती है और किसान अपने जब पशु को यहाँ पर लाते हैं तो पशु इस घास को क्या करते हैं, तब तक खाते रहते हैं जब तक उसकी जड़ नहीं आ जाती है। और आपको पता है कि जो सामान्य जड़ होती है वो जड़ क्या है, अपने आसपास की जो मिट्टी है उसको भी पकड़ कर रखती है। इसीलिए हमें अतिचारण पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। उसके बाद में है उर्वरकों का विनियमित। विनियमित का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई नाम है नियमित। नियमित का मतलब होता है रेगुलर करना, लगातार करना, हमेशा करना। और उसका उल्टा क्या होता है, विनियमित। यानी विनियमित उपयोग का मतलब है हमें उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए लेकिन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 6 महीने हमने कर लिए हैं तो 6 महीने हमें कीटनाशकों का, उर्वरकों का उपयोग करना नहीं चाहिए। उसके बदले हमें खाद, गोबर खाद है वो डालनी चाहिए, अनेक प्रकार की जो सड़े गले ह्यूमस है उनको डालना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, भूमि संसाधन के संरक्षण के लिए उर्वरकों का एक विनियमित उपयोग करना चाहिए। अगला है भूमि उद्धार। यानी भूमि उद्धार का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो किसान अपने खेत में क्या करता है, कृषि करता है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए जैसे एक साल में वो हर साल बाजरा ही उगाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे हर साल में फसलों को उगाने के लिए अलग अलग फसलों का उपयोग लेना चाहिए। जैसे कभी उसने बाजरा उगा दिया, कभी चावल उगा दिया, कभी गेहूं उगा दिया, कभी जो मोठ, कभी दालें का उपयोग कर दिया, कभी जो व्यापारिक फसल है उनका उपयोग कर दिया, कभी खाद्यान्न फसलों का उपयोग कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, भूमि उद्धार के रूप में समझते हैं। तो आपने समझा, क्या समझा कि सबसे पहले जो हमारा जो पार्ट दूसरा है, उस पार्ट दूसरे के अंदर जो हमारा जो पहला पार्ट है कौन सा, भूमि संसाधन, उस भूमि संसाधन के बारे में हमने समझा। हमारा जो पार्ट सेकंड है वो है मृदा, उस मृदा के बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।